सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो 4.54% तक ऊपर जा चुकी है। 16 ईयर हाई लेवल पे ये यील्ड्स जा चुकी है। Obviously, it can have a negative impact on the emerging equities, emerging market की जो equity markets है, stock markets है। So I think वहाँ पे इसका impact काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दिस इज़ अ न्यू रियलिटी। अगर हम जर्मन की भी 10 ईयर जिसे यील्ड की बात करते हैं, सो जर्मनी की 10 ईयर जिसे यील्ड इज ऑल्सो एट 12 ईयर हाई लेवल पे। सो आई थिंक जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है मिसेस क्रिस्टीन लगार्डे, सो उन्होंने बोला है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा चुके हैं, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में 0.50% से लेके 4% तक ये इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने ऊपर लेके गए हैं वो। सो एज लॉन्ग एज नेसेसरी ये इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। सो पहले डिनायल था कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, मतलब निकल जाएगा, फिर एक्सेप्ट किया, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ हार्श रियलिटी। द एक्सपेक्टेशंस आर दैट कि यूरोपियन वर्ल्ड को, यूरोजोन को 2% के नियर जो इन्फ्लेशन लाना है उसके लिए 2025 या फिर इवन 2026 तक की भी राह देखनी पड़ सकती है। एंड टिल द टाइम इंटरेस्ट रेट का जो सिनारियो है, स्पेसिफिकली यूरोपियन वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो वो ऊपर ही रहेगा ऐसा लगता है। और यूएस की जो 10 ईयर जिससे यील्ड है वो जो 4.54% तक जा चुकी है, आई थिंक वहाँ पे भी यील्ड का ऊपर जाना, इट मीन्स मार्केट्स आर ट्राइंग टू डिस्काउंट little higher rate of interest from Federal Reserve, and that too for a little longer period. दो इंटरेस्ट रेट कट्स यूरोपियन वर्ल्ड से पहले यूएस में हो सकते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशंस मार्केट थोड़ा सा सेट करके बैठा हुआ है। सो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस की भी अगर हम बात करते हैं, $92 $93 के बीच में ही ये प्राइसेस करेंटली होवर कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पेन विच वी आर गोइंग टू सी टिल दिसंबर 2023, जब तक ऑयल प्रोडक्शन के कट्स इन्होंने लिए हुए हैं। इंडिया की अगर 10 ईयर जिसे यील्ड की बात हम करते हैं, सो दैट यील्ड इज एट 7.14%। भले ही यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड ऊपर जा रही है, बट इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड थोड़ा सा स्टेडीनेस दिखा रही है, थैंक्स टू दी न्यूज़ ऑफ द जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड किया गया है, और इमर्जिंग मार्केट का जो बॉन्ड इंडेक्स है। एंड आने वाले समय में शायद अदर इंडाइसिस में भी, ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में भी इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जा सकता है। टैक्सेशन के बेनिफिट्स हमारी तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट डिले इज देयर। अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है उनके लिए बहुत बड़ी, बट स्टिल आई थिंक बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स के लिए दे वर वेटिंग टू इंक्लूड दीज बॉन्ड्स। अभी तक तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एग्रीमेंट दिया नहीं है, देखते हैं आने वाले समय में ये भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग रह सकती है। 25 to 30 बिलियन डॉलर्स के फ्लोज, जैसे हमने कल भी बताया था कि इंडिया में बॉन्ड मार्केट में आ सकते हैं। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। There is a news regarding EU यानी यूरोपियन यूनियन एंड चाइना ट्रेड। सो EU के जो ट्रेड चीफ है उन्होंने कुछ वार्निंग्स दिए। सो ही हैज़ वार्न्ड बिजनेसेस आर क्वेश्चनिंग देयर फ्यूचर इन चाइना। सो आई थिंक ऑब्वियसली, मतलब ये जो चाइना और यूरोपियन यूनियन का जो एक रिलेशनशिप है पोस्ट कोविड, बहुत ही ख़राब तरीके से उसमें डाउनफॉल हुआ है। नाउ दे हैव स्टार्टेड मीन्स ओपनली क्वेश्चनिंग ईच अदर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर में प्रोब किया जा रहा है कि ईवीज को कैसे पुश किया गया है यूरोपियन यूनियन में फ्रॉम चाइनाज के जो ईवी व्हीकल्स है उसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहाँ पे प्रोब हुआ है। चाइना ने इस प्रोब का बहुत ज़्यादा मतलब अपोज किया है, और ये चीज़ें ओपनली होना कहीं ना कहीं ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड के लिए इट कुड be a dangerous thing. ये protectionism, I'm not trying to support China over here, but ये protectionism
काफ़ी थोड़ा सा मतलब पेनफुल हो सकता है ग्लोबल ट्रेड के लिए। एंड अगर हम यहाँ से अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं इंडिया एज एन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। सो वहाँ पे ये डिस्ट्रस्ट जो है वो एक बार शुरू हो जाता है तो डोंट थिंक दैट कि नहीं ये सिर्फ एक कंट्री के लिए ही रहेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाइना ने रशिया को इन अ वे सपोर्ट ही किया है उस वॉर के लिए, वी आर काइंड ऑफ न्यूट्रल। मतलब हम रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे बट वी आर मीन्स सपोर्ट ऑफ टॉक्स होने चाहिए, चाइना ने वो बोला है। बट आई थिंक एवरीबडी नोज दैट कि चाइना का जो सपोर्ट है रशिया को वो बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे रिलेशनशिप ख़राब होने में। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडिया को भी रशिया के साइड में देखा जा सकता है एंड दैट कैन हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड। सो देखते हैं, लेट्स सी। वैसे हमारी कोई ऐसी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी मतलब नहीं है मैन्युफैक्चरिंग साइड में, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स में। तो लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे यहाँ आगे जाके होता है। अब जापान के बारे में बात करेंगे। जापान शोज हाउ टू डिफीट सेक्युलर स्टैग्नेशन। हमने देखा है कि जापान में इन्फ्लेशन ही नहीं था, 30 साल के लिए मार्केट में भी रिटर्न्स नहीं थे स्टॉक मार्केट में। बट आई थिंक सिंस कोविड डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड। जो येन का डिप्रिसिएशन उन्होंने होने दिया है पूरी दुनिया में। जब इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे थे, जापान वॉज अ कंट्री दे वर एक्चुअली एन्जॉइंग इन्फ्लेशन नंबर्स एंड उनका जो मतलब मनी प्रिंटिंग या फिर इंटरेस्ट रेट लोअर रखने का जो डिसीजन था उनको लगता है इट हैज़ पेड ऑफ। इट कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो अगर सर्टेन मतलब अभी 150 मतलब $1 इज इक्वल टू 150 येन के नज़दीक जा चुका है। 148 येन्स का करेंसी डिवैल्यूड हो चुका है। 150 के बाद इंटरवेंशन जापान की सेंट्रल बैंक की तरफ से हो सकते हैं, ये भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। सो देखते हैं, ये सारी सिनारियो जो है वो इंटरेस्टिंगली डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं इंटरवेंशन होगा और उसके बाद शायद स्ट्रेंथनिंग ऑफ येन हो सकती है। जो उनको चाहिए था एक बार इन्फ्लेशन लाना इकोनॉमी में, आई थिंक वो ला चुके हैं एंड दे वांट टू हैव दैट इन्फ्लेशन एंड दैट्स हाउ दे हैव डिफीटेड द स्टैग्नेशन। ये मतलब इंटरेस्टिंग, ये इकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही ये डायनामिक्स इतना सही प्ले आउट हो रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। जापान इकोनॉमी को या फिर जापान मार्केट को थोड़ा सा अगर आप स्टडी करोगे, बहुत सारे लोगों को लगता है यार जापान में तो रिटर्न्स ही नहीं है कितने सालों के लिए, ऐसा हमारे साथ हो सकता है क्या? जब इन्फ्लेशन ही नहीं था, जब जीडीपी ग्रोथ ही नहीं थी, तो रिटर्न्स कहाँ से आने वाले हैं? हमारे पास दोनों चीज़ें हैं और इसीलिए हम बोलते हैं कि 6 to 7% का जीडीपी ग्रोथ, 4 to 6% का इन्फ्लेशन, ये दो नंबर्स अगर ऐड कर दोगे, सो दैट इज द काइंड ऑफ rate of return one should expect from equity markets on in a rational way. So rationality is very important when you are investing into equity. तो उस एंगल से भी वो सही। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्लोबल ट्रेड के बारे में, तो वहाँ पे डीपर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो है उसमें अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा, तो इट कैन ऐड अराउंड $1.2 ट्रिलियन टू देयर फॉरेन ट्रेड बाय 2030। ये ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI का रिपोर्ट में कहा गया है। सो वी आर नॉट गुड पार्ट ऑफ दैट ग्लोबल वैल्यू चेन। सो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली खुद को प्लेस करना, इट्स नॉट दैट कि वी डोंट हैव द कैपेसिटीज, वी हैव द कैपेसिटीज, बट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बातें करते हैं, इंसेंटिवाइजेशन की अगर हम बातें करते हैं, कनेक्टिविटी की अगर हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर लैगार्ड्स कंपेयर टू द अदर ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स। स्पेसिफिकली अगर चाइना को हम स्टडी करेंगे कि पोर्ट्स के आजू बाजू में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कैसे रोड्स का हो, रेलवेज का हो या फिर सी पोर्ट्स का हो, तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम डेवलप करेंगे तो आई थिंक मुझे मतलब GTRI को लगता है कि अराउंड $1.2 ट्रिलियन का फॉरेन ट्रेड यहाँ पे ऐड हो सकता है बाय 2030 एंड दिस इज अ बिग 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 नंबर। मतलब इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ जंप ये हो सकती है। मतलब इन अ वे ग्लोबल ट्रेड में अपना इंपॉर्टेंस भी वहाँ पे बढ़ सकता है। सो चाइना का फॉल ग्लोबल ट्रेड में could be a good part means good opportunity for India. सो वहाँ पे अब इसको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी सेटअप, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा।
अब आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई इज नॉट कंफर्टेबल विथ एनपीएज इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अराउंड 8.4 या 8.7% के ग्रॉस एनपीएज के नंबर्स है व्हेन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आते हैं, सो उनके ग्रॉस एनपीए नंबर्स आर एट 3%, 3.5%। मैं सबके मिला के बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में हमने वो देखा है। बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जिस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है, आरबीआई इज नॉट एट ऑल हैप्पी। आई थिंक कोई बैंक भी उन्होंने कल बंद किया है, कोऑपरेटिव बैंक ही उन्होंने बंद किया है, मतलब लाइसेंस निकाल लिया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स में, इवन सम ऑफ द अर्बन सेंटर्स ऑल्सो, कोऑपरेटिव बैंक्स का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। वी अंडरस्टैंड दैट जैसे एनबीएफसीज की ज़रूरत होती है, हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स की भी ज़रूरत यहाँ पे हो फॉर मोर इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट दीज बैंक्स कैन नॉट एंड शुड नॉट इग्नोर, बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा सा अंडर सर्व्ड लोगों को इनिशियली मतलब उन्होंने सर्व करने की कोशिश करके उनको मतलब बैंकिंग में लाया है, ऑब्वियसली बाय गिविंग मोर इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स। बट कहीं ना कहीं बैंकर का काम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है रिस्क मैनेज करने का, बिकॉज पैसा वापस देना होता है डिपॉजिटर्स को। तो उस एंगल से हायर ग्रॉस एनपीएस आर नॉट एट ऑल अ गुड साइन। तो वहाँ पे आई थिंक आरबीआई विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रिक्ट in coming days, months, quarters and years, no doubt about that। और ये नंबर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाए, so that would be a good thing। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इंडिया टू अचीव 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल टारगेट बिफोर 2030 डेडलाइन। आर के सिंह जो पावर मिनिस्टर है इंडिया के, उनका ये कहना है। बहुत ही सही तरीके से इन प्लान्ड वे से इंडिया इज इम्प्रूविंग देयर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हु आर इन्वेस्टिंग, बट इवन पीएसयूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज़ पुशिंग वेरी हार्ड। सो लेट्स सी, आई थिंक और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी आ जाएगी इसमें, पार्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिपेंडेंसी इंडिया पे थोड़ी और बढ़ेगी। तो आई थिंक दिस नंबर कैन बी अचीव्ड बिफोर द टारगेट डेडलाइन ऑफ 2030। अब बात करते हैं फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स की। तो फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स इज अ रिस्क टू इंडियाज वर्ल्ड बीटिंग ग्रोथ। तो इंडिया की जो वर्ल्ड बीटिंग ग्रोथ चल रही है, इसमें ये जो सेविंग्स रेट जो नीचे जा रहा है इंडिया का, दैट कैन प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट, ऐसा लगता है। सो सेविंग उसका मतलब वो हो सकता है कि इन अ वे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई ऑल्सो सेविंग्स आर नॉट हैपनिंग। इन अ वे अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं, इक्विटीज़ वगैरह वो आता है पैसा, बट वो इट्स अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो गवर्नमेंट को भी स्पेंडिंग के लिए उनके इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स वो सेविंग्स में जो कंसिडर किए जाते हैं उसमें होना ज़रूरी है। दो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू नॉट टू सपोर्ट द सेविंग्स थिंग बाय न्यू टैक्स रेजिम वगैरह की अगर हम बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह करना है उसमें जो गवर्नमेंट को फंडिंग रिटेल सेविंग से चाहिए होती है, वो अगर इम्पैक्ट हो जाएगी तो आर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल विल बी ऑन अ हायर साइड, एंड दैट कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट में की तरीके से आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सेविंग मतलब स्पेंडिंग रहे, इन्वेस्टमेंट्स भी रहे, बट सेविंग्स का पोर्शन भी अगर हायर लेवल पे रहेगा तो इट कैन हेल्प आर इकोनॉमी, एंड इन अ वे गवर्नमेंट की भी बोरोइंग्स जो है वो कम हो सकते हैं, या फिर मतलब फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंसी हमारी कम रह सकती है, जो कैपिटल थोड़ा वोलेटाइल भी होता है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें टाटा स्टील के बारे में बात करनी होगी। मूडीज़ ने टाटा स्टील को अपग्रेड किया है Baa3 और स्टेबल आउटलुक उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे इंडियन बिजनेस की बात करेंगे तो जो मार्केट शेयर इनका है वो भी एक रीज़न है। यूके बिजनेस या फिर यूरोपियन बिजनेस जिस तरीके से इन्होंने इम्प्रूव किया है वो भी एक रीज़न है। एंड मुझे ऐसा लगता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जिस तरीके से डेट मैनेजमेंट हुआ है, डेट रिडक्शन किया है, एंड जब यूफोरिया चल रहा था स्टील सेक्टर में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन जो सेम मिस्टेक हमेशा मिस्टेक्स होती है स्टील इंडस्ट्री की, कमिटिंग मोर कैपिटल एंड दैट टू डेट कैपिटल, आई थिंक वो गलतियां इस बार नहीं हुई है, एंड दैट्स वाई ये जो प्रोफाइल है, क्रेडिट प्रोफाइल है, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर टाटा स्टील। एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे। एयर इंडिया के सीईओ जो है मिस्टर कैम्पबेल विल्सन, सो उनका कहना है कि वी आर नॉट गोइंग टू चेज द मार्केट शेयर,
we are going to focus on healthy business. It's very important. We have seen what has happened to the two airlines, SpiceJet की अगर हम बात करते हैं या फिर गो एयर की भी हम बात करते हैं, सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हुआ है. सो अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर duopoly. एविएशन सेक्टर में इंडिगो विच इज गोइंग टू बी द मार्केट लीडर विद ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर, एंड आई थिंक एयर इंडिया विल रिमेन, एंड स्लोली यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाएगा. एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कंसिस्टेंसी पे थोड़ा फोकस किया जा सकता है. सो लेट्स सी, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच. आई हैव नेवर बीन अ पार्टिसिपेंट इन दिस सेक्टर, बट ये स्टडी करना कंजम्पशन के ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी सही लगता है. एज अ बिजनेस आई स्टिल फील वेरी 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 हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, सो consistently profitable रहना is a big challenge for these companies. Next news is regarding power companies. Power companies plug into smart meters for sustainable solutions. So यहाँ पे just imagine कीजिए कि आपका ऐसा स्मार्ट मीटर हो कि जहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सा जो आपका अप्लायंस है या फिर जो भी आपका यूसेज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी चीज़ कितना पावर कंजम्पशन कर रही है, उसके हिसाब से स्मार्टली अगर आप मैनेज कर पाओ कि कहाँ पे अननेसेसरी पावर यूज़ हो रही है, उस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है उसमें. तो और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है ये स्मार्ट मीटर्स की. मतलब माना जा रहा है कि द मार्केट इज़ 1.5 to 2.25 लाख करोड़ रुपीस तक का ये मार्केट हो सकता है. अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो, टाटा पावर हो, टाटा टोरेंट पावर हो, उन्होंने ऑलरेडी मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर उड़ीसा जैसे मार्केट्स में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, विच इज़ हेल्पफुल. मतलब जिस तरीके से दिस इज़ वन सेक्टर की जहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मार्ट यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सप्लाई किया जाएगा तो आई थिंक दैट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये जो डेफिशिएंसी आ जाती है, कहीं पे डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड कम है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्मार्ट तरीके से फॉलो हो सकती है अगर ये स्मार्ट मीटर्स इम्प्लीमेंटेशन हर जगह पे अगर होगा तो. सो देखते हैं, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फील्ड. मतलब थोड़ी ही चीज़ें सामने आई है, आई थिंक और ज़्यादा आएगी तो ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस सामने आ सकता है. देखते हैं, लेट्स सी. HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे. उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्काई डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है. दे वांट टू टेक ऑन ज़ीरोधा एंड ग्रो, तो उनके साथ सीधी कंपटीशन में ये लॉन्च किया गया है. एंड दे आर बेटिंग बिग ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी. सो अल्टीमेटली ट्रेडिंग मतलब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ जो सेबी डिक्लेरेशंस दे रहा है, 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट मेकिंग मनी, 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर मेकिंग लेस देन 6% ऑन देयर ट्रेडिंग्स. तो ये सारे जो नंबर्स है, तो आई थिंक ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए. कंपनीज़ का काम है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, बट हमारा काम है कि हमारे कैपिटल को अच्छी तरीके से ग्रो करना. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जस्ट गुड न्यूज़ में इट कुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर द HDFC सिक्योरिटीज़ या फिर HDFC बैंक, जो HDFC सिक्योरिटीज़ की पेरेंट कंपनी है. बट आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. सो दोस्तों, गणेशोत्सव इज़ ऑन, सो दैट्स वाई मोदक ये प्रोमो कोड हमने एक्टिव रखा है. 50% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिलेगा. अगर कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शंस के लिए आप जाते हो, देन द डिस्काउंट्स वुड बी ऑन अ हाइयर साइड. सो आशा करूँगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे. इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in. फेस टू फेस सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन बुक द सेशंस. उसके लिए डिस्कशन कीजिएगा हमारे रिलेशनशिप सेल के साथ. तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.